हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और हम इसके 5वें अध्याय को कर चुके हैं, जिसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। और इसलिए आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि है भाग 6। तो शुरू करते हैं अध्याय 5 के अभ्यास प्रश्न भाग 6। सबसे पहले हम करेंगे बहुचयनात्मक प्रश्न। तो पहला बहुचयनात्मक प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं। यानी कि हमारे प्रश्न यह है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कौन कौन से कार्यों को मानते हैं। तो क्या यह कृषि और खाद्यान्न है, या ख उद्योग धंधे होते हैं, या ग इसमें कुटीर उद्योग आते हैं, या यह सभी इसमें आते हैं। तो हम कहेंगे कृषि, खाद्यान्न, उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा बहुचयनात्मक प्रश्न है, विकसित और विकासशील देशों में एक बड़ा अंतर क्या होता है। यानी कि विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में कोई अंतर है या नहीं। तो हम कहेंगे बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन एक प्रमुख अंतर कौन सा होता है। तो इसमें क है नियमित वेतन भोगियों का होना, ख अनियमित वेतन भोगी एक प्रमुख अंतर माना जाता है, ख कार्यरत लोग जो हैं वह एक प्रमुख अंतर माना जाता है, या फिर अकार्यरत लोग जो हैं इन दोनों देशों में अंतर के रूप में विद्यमान होता है। तो हम कहेंगे इन चारों में से विकसित और विकासशील देशों का जो प्रमुख अंतर है वह यह है कि विकसित देशों में जो है नियमित वेतन भोगी अधिक पाए जाते हैं, जबकि विकासशील देश जैसे कि भारत है वहां पर अनियमित वेतन भोगी अधिक पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, विनिवेश से सरकारी कर्मचारियों को क्या भय होता है। तो हमने हमारे अध्याय में पढ़ा था कि सरकार अब विनिवेश की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कि वह सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र में बेचने लगी है। तो इससे हमारे सरकारी कर्मचारियों को क्या भय सता रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं, क ज्यादा कार्य करने का, ख कार्य कम होने का, ग नौकरी खोने का, या घ अकार्यरत लोग। तो इसका उत्तर है कि विनिवेश के कारण जो है हमारे भारतीय या अन्य देशों में भी विनिवेश होने से वहां के लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर सताने लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नौकरी खोना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, व्यापार, यातायात, वित्तीय सेवाएं इत्यादि उद्योग के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, क्या यह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, या यह द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, या यह तृतीय क्षेत्र में आते हैं, या फिर इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे इसका सही उत्तर है ये तीनों ही तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ग तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सरकार ने उदारीकरण की नीति को कब अपनाया था। तो हमने हमारे अध्याय में इस बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। तो इसके ऑप्शंस हैं, सन 1990 के दशक में उदारीकरण भारत में आया था, या फिर 1991, 1880 में, या 1860 के दशक में। तो हम जानते हैं कि भारत में एलपीजी की नीति कब आई थी। तो इसका सही उत्तर हो गया है कि 1990 के दशक में भारत में उदारीकरण की नीति लागू की गई थी। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, दक्षिणी गुजरात में प्रवासन करने वाले मजदूर क्यों आते हैं। तो हम कहेंगे दक्षिणी गुजरात में जो मजदूर हैं प्रवासन करने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वे वहां पर कौन सा काम करते हैं, वे वहां पर ईंट के भट्टों में काम करने के लिए जाते हैं। तो हो जाएगा इसका क्या उत्तर कि दक्षिणी गुजरात में प्रवासन क्यों किया जाता है, ताकि वहां पर जाकर के वे रोजगार प्राप्त करें और ईंटों के भट्टों में काम करके अपना जीवन यापन कर सकें। दूसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न है, विनिवेश किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, सरकार द्वारा जब सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों को निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं विनिवेश। तीसरा प्रश्न है, भारत के
कितने प्रतिशत लोग जो हैं कृषि एवं खदानों में लगे हुए हैं? तो हम कहेंगे भारत में अधिकांश जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर है। और यदि इसका प्रतिशत पूछा जाए तो हम कहेंगे भारत के 60% लोग जो हैं वह कृषि और खदान या खानों में लगे हुए हैं। अगला अति लघुतरात्मक प्रश्न चौथा, भारत में कितने प्रतिशत लोग जो हैं वह द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो हमने देखा कि 60% तो कृषि और खदानों में लगे हुए हैं और द्वितीय क्षेत्र में जो है 17% लोग लगे हुए हैं। अब पूछा जाएगा आपसे प्रश्न संख्या 5 में, भारत के कितने प्रतिशत लोग जो है तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो हमने प्राथमिक क्षेत्र की बात की 60%, द्वितीय क्षेत्र की बात की हमने 17% और तृतीय क्षेत्र में जो है भारत के 23% लोग लगे हुए हैं। अगला छठा प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख आधुनिक उद्योगों के नाम लिखो। तो भारत के 4 प्रमुख आधुनिक उद्योग जो हैं वह हैं, पहला रुई, दूसरा जूट, तीसरा खाने और चौथा है रेलवे। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन क्यों आया? तो हम कहेंगे भारत में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आने का कारण था भारत में प्रौद्योगिकी का आना और प्रौद्योगिकी विकास। तो उत्तर होगा भारत में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन का कारण है प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन और लोगों के कार्य करने का तरीका, जिससे कि भारत के सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम लिखिए। ऐसे 2 कार्यक्रम जो रोजगार और स्वरोजगार को संभव बनाते हैं। तो हमें भारत सरकार के 2 कार्यक्रम बताने हैं। तो हमने हमारे अध्याय में पढ़ा था कि स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया भारत सरकार के 2 ऐसे कार्यक्रम हैं जो स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ाते हैं। तो उत्तर है भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए 2 कार्यक्रम हैं स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया। स्टैंड अप इंडिया भारत में 2016 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था और मेक इन इंडिया जो है वह 2014 में भारत में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, खदान एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो भारत में खदान एक्ट जो कि खानों के मजदूरों के लिए था वह 1952 में लागू किया गया था। भारत में मजदूर संघों में कौन सी समस्याएं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में मजदूर संघों में 2 प्रमुख समस्याएं पाई जाती हैं, एक क्षेत्रीयवाद और दूसरा है जातिवाद। ये मजदूर संघ किस लिए बनाए जाते हैं? तो हमने बात की थी ये मजदूर संघ श्रमिकों की मांगों को मालिकों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं और इसके सदस्य भी मजदूर स्वयं ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अति लघुतरात्मक प्रश्नों को पूरा किया है। अब है हम लघुतरात्मक प्रश्न करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा लघुतरात्मक प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? तो उत्तर है असंगठित क्षेत्रों की बहुत सारी विशेषताएं हैं और यह भारत में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। इस कारण हम क्या कहेंगे कि असंगठित क्षेत्र में छोटे कुटीर उद्योग या फिर घरों में काम जो होते हैं वह भारत में अधिक होते हैं और इस कारण जो है उन लोगों या उन कामगारों की स्थिति अच्छी नहीं होती है क्योंकि उन्हें भारत की सरकार के श्रमिक कानूनों का लाभ भी सही से नहीं मिल पाता। तो असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं जो कि भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं, पहला है असंगठित क्षेत्र कैसा होता है? अनौपचारिक होता है और सरकारी तौर पर इसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन जो है वह नहीं होता। तो यह जो है असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा लघुतरात्मक प्रश्न है, संगठित क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं जो कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अधिक निश्चितता वाला होता है और भारत में यह कम पाया जाता है। भारत में असंगठित क्षेत्र की नौकरियां ज़्यादा पाई जाती हैं। तो संगठित क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला है संगठित क्षेत्र की इकाई में कम से कम 10 व्यक्ति जो हैं या 10 से ज़्यादा लोगों को पूरे वर्ष रोजगार मिलता है, यानी कि वह कंपनी या फिर वह जो संगठित क्षेत्र का जो भी उद्योग होगा उसमें वर्ष भर कम से कम कितने काम करेंगे व्यक्ति? 10 व्यक्ति काम करते हैं। दूसरा,
सरकारी तौर पर इसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है। और तीसरा, इसमें कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन भी मिलता है, पेंशन की सुविधा भी मिलती है और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से संगठित क्षेत्र में कामगारों की सुविधाएं अधिक होती हैं और धीरे धीरे हम सभी चाहते हैं कि भारत में संगठित क्षेत्र की नौकरियां ज़्यादा बढ़ें, जिससे कि इसमें काम करने वाले कामगारों को सुविधाएं अधिक प्राप्त हो सकें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। मार्क्स और महात्मा गांधी ने मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा माना, ऐसा क्यों है? तो हम कहेंगे मार्क्स और महात्मा गांधी जी दोनों ही मशीनीकरण के खिलाफ थे। गांधी जी यह कहते थे कि मैं मशीनीकरण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मशीनों के लिए जो पागलपन है जिससे कि भारतीयों को रोजगार जो है वह धीरे धीरे उनके हाथों से छिन जाता है, उसके मैं खिलाफ हूँ। तो यदि विकास करना है तो भारतीयों को भी विकास का हिस्सा बनाना चाहिए और अत्यधिक अंधानुकरण मशीनों का नहीं करना चाहिए। तो हम कहेंगे मशीनें उत्पादन बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, परंतु ये खतरे भी पैदा करती हैं। जैसे कि हम कहेंगे मशीनें कामगारों का स्थान ले लेती हैं, तो इससे बेरोजगारी बढ़ती है। इसीलिए मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ही मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा मानते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। विनिवेश को परिभाषित करते हुए इसका एक नकारात्मक प्रभाव या परिणाम लिखिए। तो हम कहेंगे सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी क्षेत्र को या निजी क्षेत्र की कंपनियों को जब बेच देती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। कई सरकारी कर्मचारी इससे भयभीत इसलिए हैं कि कहीं विनिवेश के कारण उनकी नौकरी ना चली जाए। तो इस प्रकार विनिवेश का एक नकारात्मक परिणाम है कि लोगों को उनकी नौकरी खोने का भय हो जाता है। इसका नकारात्मक उदाहरण है मॉडर्न फूड, जिसे सरकार ने स्वास्थ्यवर्धक सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए बनाया था और वह निजीकरण की जाने वाली पहली कंपनी थी जिसने 60% कर्मचारियों को पहले 5 वर्षों में ही जबरन सेवा मुक्त कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विनिवेश के क्या नकारात्मक परिणाम होते हैं। प्रश्न संख्या 5। वर्तमान औद्योगिक समाजों के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो वर्तमान औद्योगिक समाजों के लक्षण हम देख रहे हैं। पहला है वर्तमान औद्योगिक समाजों में विस्तृत श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कि काम का बंटवारा होता है। साथ ही साथ उसमें विशेषीकरण भी पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशेष योग्यता के कारण उसका काम बांटा जाता है। वर्तमान औद्योगिक समाजों में मार्क्स द्वारा विवेचित अलगाव की स्थिति भी पाई जाती है और यह अलगाव किनमें पाया जाता है? यह अलगाव जो है वह श्रमिकों में पाया जाता है। इन औद्योगिक समाजों में जो है सामाजिक असमानताएं तथा सामाजिक दूरियां कम होती है, क्योंकि सभी श्रमिक जो होते हैं वह विभिन्न धर्मों और जातियों के एक साथ एक ही जगह या एक ही स्थान पर एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, जिससे कि सामाजिक असमानताएं या सामाजिक दूरियां धीरे धीरे कम होती है, जो कि औद्योगिक समाज में हमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 6। सन 1990 के दशक से सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण नीति के क्या परिणाम निकले? तो 1990 में हम देखते हैं कि भारत में उदारीकरण की नीति लाई जाती है, भारत में एलपीजी की नीति लाई जाती है। तो उसके परिणाम है सन 1990 के दशक से सरकार द्वारा जो उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है उसमें हम देखते हैं इस नीति से निजी कंपनियों को उन क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो पहले सरकार के लिए आरक्षित थे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं दूरसंचार की या फिर ऊर्जा क्षेत्र की। अब उद्योगों को खोलने के लिए लाइसेंस प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया है। इससे भारत में स्वरोजगार बढ़ा है। अब बहुत सी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया है। साथ ही साथ अब भारतीय दुकानों में बहुत सारी विदेशी वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यह सब प्रभाव है उदारीकरण के ही, जो कि 1990 के दशक में भारत में आया था। अगला प्रश्न, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? तो हम कहेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है वह एक अवधारणा देते हैं जिसे टेलरिज्म भी कहते हैं या फिर हम कहेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन। इनके अनुसार कार्य को
छोटे से छोटे पुनरावर्ती तत्वों में तोड़ दिया जाता है। कामगारों के मध्य इन कामों को बांट दिया जाता है। कामगारों को जितना समय दिया जाता था उसमें उन्हें कार्य को रोजाना पूरा करना होता था और उन पर जो है नज़र रखी जाती थी। किसके माध्यम से? स्टॉप वॉच के माध्यम से। अगला प्रश्न 8, खदान एक्ट जो 1952 में आया था के अंतर्गत वर्णित नियमों को बताइए, क्या इन नियमों का पालन होता है? तो हमने कहा भारत की सरकार श्रमिकों के सुधार के लिए या खानों में काम करने वाले कामगारों के सुधार के लिए कई सारे सरकारी कदम उठाती है या सरकारी कानून बनाती है, लेकिन हम देखते हैं कि इन कानूनों का पालन जो है बड़ी कंपनियां या बड़ी खदानें या बड़े कारखाने तो करते हैं, लेकिन छोटे कारखाने जो हैं वह इन कानूनों को नहीं मानते और कहीं ना कहीं उनमें श्रमिकों का अधिक शोषण होता है। तो हम कहेंगे खदान एक्ट 1952 के नियम क्या हैं कि एक दिन में एक कामगार को कितना काम करना है, उन्हें निश्चित मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए और उनकी जीवन की सुरक्षा के उपाय भी खदान के मालिकों को करने चाहिए। तो इस एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति खान में सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है यह बताया गया है और सुरक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ यदि मृतक जो खान में काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो चुका है या दुर्घटना हो चुकी है उस व्यक्ति को मुआवजा भी मिलना चाहिए। खान का कार्य समाप्त होने पर उसके गड्ढे जो हैं उनको भी भरना चाहिए, लेकिन इन नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता। निबंधात्मक प्रश्न पहला है, अपने आसपास वाले किसी व्यवसाय को चुनिए तथा उसका वर्णन निम्न पंक्तियों में कीजिए। उसमें कार्य शक्ति का सामाजिक संगठन कैसा है, यानी कि जाति, लिंग, आयु और क्षेत्र के संदर्भ में उसका सामाजिक संगठन कैसा है। मजदूर प्रक्रिया कैसी है, काम किस तरीके से किया जाता है। वेतन और अन्य सुविधाएं इन मजदूरों को किस प्रकार प्राप्त होती हैं और कार्यवस्था या कार्य की अवस्था कैसी है, जिसमें कि हम शामिल करते हैं सुरक्षा के क्या उपाय हैं, आराम का समय दिया जाता है या नहीं दिया जाता है और काम के कितने घंटे होते हैं। तो यह सभी हमें जानकारी प्राप्त करनी है इस पहले निबंधात्मक प्रश्न में। तो शुरू करते हैं उत्तर। पहला हम देखते हैं कि 1990 के दशक में सरकार जो है उदारीकरण की नीति लागू करती है। तो 1990 के दशक से सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिसमें कि हम देखते हैं निजी कंपनियों विशेष तौर से विदेशी कंपनियां उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आगे आई जो पहले सरकार के लिए आरक्षित थी। सामान्यतः लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, ऐसा विज्ञापन अथवा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से संभव हो पाया। औद्योगिक क्षेत्र में पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही काम करते हैं। जो लोग उद्योगों में काम करते हैं वे वेतन के अतिरिक्त भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि किराया भत्ता या मकान भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आया है। पिछले कई वर्षों से श्रमिकों का काम जो है वह ठेकेदारों के मार्फत प्राप्त होता था। तो श्रमिकों को कौन रखता था कारखानों में? ठेकेदार रखते थे। इसमें हम बात कर सकते हैं, हमारी पुस्तक में दिया गया एक उदाहरण है कि कारखानों में किस प्रकार काम होता है। तो कानपुर की कपड़ा मिल में इस तरह के लोगों को मिस्त्री कहा जाता था। वे लोग भी कामगार होते थे और वे कामगारों के क्षेत्र तथा समुदाय के लोग ही होते थे, किंतु मालिकों के कृपा पात्र होते थे और इस कारण वे कामगारों पर अपना वर्चस्व दिखाते थे। मिस्त्री कामगारों पर सामाजिक दबाव भी बनाते थे। अब इन लोगों को जो है धीरे धीरे कम महत्व मिल रहा है। अब प्रबंधन तथा श्रम संगठनों के सहयोग से कामगारों की नियुक्ति होने लगी है, यानी कि इन मिस्त्री या ठेकेदारों के स्थान पर हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट या प्रबंधन जो है इनकी नियुक्ति कर रहा है या श्रम संगठन जो है कामगारों की नियुक्ति करने लगे हैं। कामगारों की यह भी इच्छा रहती है कि वह अपने बाद अपने बच्चों को काम पर लगवा दें। बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थायी कर्मचारियों के स्थान पर बदली कर्मचारियों को रखने लगी है, लेकिन इसका
परिणाम हम देखते हैं कि यह जो बदली कर्मचारी हैं उनको कभी भी स्थायी नहीं किया जाता। बहुत सारे बदली कर्मचारी वस्तुतः कई वर्षों से एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, किंतु उन्हें स्थायी नहीं किया जाता। इसे संगठित क्षेत्र में अनुबंध का काम भी कहते हैं, जिसे हम समझौता या कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। निर्माण क्षेत्रों में तथा ईंट भट्टा उद्योगों में ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले अस्थायी कामगारों को देखा जाता है। ठेकेदार गांव में जाते हैं और वहां के लोगों को कुछ पैसे उधार देते हैं। वे उन्हें कुछ पैसे उधार दे देते हैं। इस उधार दिए गए पैसे में काम करने के स्थान पर आने जाने का परिवहन या आने जाने का जो खर्चा है वह भी शामिल होता है। इन उधार दिए गए पैसों को अग्रिम मजदूरी के तौर पर माना जाता है, यानी कि उन्हें पहले ही मजदूरी दे दी जाती है तथा जब तक इस उधार को वे चुकता नहीं करते तब तक आगे की मजदूरी उन्हें नहीं दी जाती। पहले भूस्वामियों के द्वारा कृषि श्रमिकों को ऋण के जाल में फंसाया जाता था, लेकिन अब औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि अब औद्योगिक क्षेत्र में अस्थायी मजदूर के रूप में वे पुनः ऋण के जाल में फंस गए हैं। वे ठेकेदारों से किसी अन्य सामाजिक सरोकारों से नहीं जुड़े होते हैं और इस कारण एक फ़ायदा यह होता है कि यह जो ठेकेदार हैं उनका और अधिक शोषण नहीं कर पाते। तो औद्योगिक समाज में वे यानी कि श्रमिक जो हैं वह ज़्यादा स्वच्छंद होते हैं, क्योंकि वे कभी भी अपना समझौता, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं और नया रोजगार ढूंढ सकते हैं। कभी कभी तो पूरा परिवार ही काम की तलाश में बाहर चला जाता है तथा बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हैं। आज जहां तक उद्योगों में श्रम शक्ति के सामाजिक बनावट का प्रश्न है, तो हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं उसमें 15 से 60 वर्ष तक के सभी जाति और लिंगों के लोग साथ काम करते हैं। इसलिए सामाजिक समानता जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। देश के कुछ हिस्सों में दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अधिक उद्योग लगाए गए हैं। विभिन्न श्रमिकों को विभिन्न उद्योगों में उनकी योग्यता, अनुभव, उम्र तथा कार्य की जोखिम के दृष्टिगत कार्य का समय अलग अलग निर्धारित होता है। अनुबंध या समझौता की सेवा शर्तों के अधीन ठेका श्रमिकों को एक निश्चित मजदूरी दी जाती है। असंगठित क्षेत्रों की तुलना में संगठित क्षेत्र में वेतन तथा अन्य भत्ते ज़्यादा मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में असंगठित क्षेत्र अधिक हैं और संगठित क्षेत्र जो है कम है। इस कारण भारतीयों के जो श्रमिक हैं या भारत में जो जितने भी कामगार हैं उनको कम सुविधाएं प्राप्त होती हैं, चाहे वो वेतन हो चाहे वह अन्य भत्ते हो। तो इस प्रकार से संगठित क्षेत्र में जो है वेतन और अन्य भत्ते जो होते हैं वो अधिक दिए जाते हैं, लेकिन यह भारत में कम है। 10वां पॉइंट है, औद्योगिक श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार के लिए भारत सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, जिसमें कि है 1952 का खदान अधिनियम। इसमें एक सप्ताह में एक कामगार कितने घंटे कार्य करेगा वह निश्चित किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों को निर्धारित समयावधि के बाद काम करने के बदले में अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। इन नियमों का यदि पालन नहीं होता तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है और इन नियमों का पालन बड़ी कंपनियों के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन छोटी कंपनियों द्वारा इनका पालन नहीं किया जाता। इसके अलावा जो है उप अनुबंध भी आजकल फैल रहा है। तो इस प्रकार हमने बात की औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति वर्तमान में क्या है। भूमिगत खानों में काम करने वाले मजदूर जो हैं बहुत सारे जोखिमों का सामना करते हैं। इनके सामने बाढ़, आग, खान की दीवारों तथा छतों का गिरना, गैसों का उत्सर्जन तथा ऑक्सीजन की कमी का खतरा हमेशा रहता है। बहुत से कामगारों को सांस लेने में कठिनाई होती है तथा कई प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 2 जो अगला निबंधात्मक प्रश्न है वह यह है,
ईंट बनाने के, बीड़ी रोल करने के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या खदान के कामगारों के सामाजिक संगठन का वर्णन करो। कार्यावस्थाएं कैसी हैं, कार्य करने की अवस्था कैसी है और उपलब्ध सुविधाएं कैसी हैं, और मधु जैसी लड़कियां अपने काम के बारे में क्या सोचती हैं। तो उत्तर है ईंट बनाने वालों का सामाजिक संगठन। दक्षिणी गुजरात में हम देखते हैं ईंट के भट्टे हैं और वहाँ के जो मालिक हैं वे ऊंची जाति के लोग होते हैं, जैसे कि पारसी और देसाई। प्रजापति लोग जो हैं या प्रजापति जाति के लोग इन ईंट के भट्टों पर अपना पारंपरिक मिट्टी का कार्य करते हैं। कामगार अधिकांशतः स्थानीय या प्रवासी दलित होते हैं। उन्हें ठेकेदार के द्वारा रोजगार पर रखा जाता है। ये 9 से 11 सदस्यों की टोली में अपना काम करते हैं। जल्दी काम करने वाला समूह 10 घंटे में और धीरे काम करने वाला समूह 14 घंटे में अपना काम करता है। इसमें पुरुष मिट्टी को सानते हैं और ईंट का आकार देते हैं, जबकि छोटे बच्चे उन्हें सुखाने के स्थान पर ले जाते हैं। महिलाएं और लड़कियां इन ईंटों को भट्टी पर ले जाती हैं, जहां पुरुष उन्हें पकाते हैं और फिर उन्हें ट्रकों पर लाद दिया जाता है। कार्यावस्थाएं या वेतन सुविधाएं। ईंट के भट्टों पर कार्य करने वाली प्रत्येक इकाई या प्रत्येक टोली को 2500 से 3000 ईंटें बनानी पड़ती हैं। इसके लिए उन्हें सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना कार्य 10 से 14 घंटे में पूरा करना पड़ता है। यहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए शुद्ध वायु, पीने का साफ पानी, दुर्घटना से बचने के प्रबंध मालिकों द्वारा नहीं किए जाते। इनमें से अधिकांश को प्रतिदिन के हिसाब से वेतन पर रखा जाता है, जिसे हम दिहाड़ी मजदूरी कहते हैं। अन्य सुविधाएं लगभग नहीं के बराबर दी जाती है, तो हम क्या कहेंगे, इनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। बीड़ी बनाने वालों का सामाजिक संगठन कैसा है, तो हमने हमारे अध्याय में पढ़ा था। बीड़ी बनाने वालों का सामाजिक संगठन लिंग पर आधारित होता है। इसमें मुख्यतः महिलाएं ही कार्य करती हैं। यह घर में किया जाने वाला कार्य है, यानी कि गृह आधारित उद्योग है। यह मुख्य रूप से महिला और बच्चों द्वारा किया जाता है। एक एजेंट जो है वह इन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवाता है और फिर ये महिलाएं जो हैं तेंदू के पत्तों को गीला करके उन्हें गोलाकार करती हैं, फिर उन्हें काट कर उनमें तंबाकू भरती हैं तथा धागे से बांध देती हैं। इस संपूर्ण कार्य को एजेंट जो है मजदूरी चुकाकर इन महिलाओं से वापस ले लेता है। कार्य अवस्थाएं और वेतन और मजदूरी। घर पर कार्य करने वालों को चीज़ों को नग के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। नग यानी कि वह कितने पीस बना रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितने नग बनाए हैं। ठेकेदार बीड़ियों को वहाँ से लेकर उसे उत्पादक को बेच देता है, जो उन्हें पकाता या सेकता है और अपने ब्रांड का लेबल उस पर लगा देता है। उत्पादक उन्हें बीड़ियों के वितरक को बेच देता है और फिर इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि निर्माता को अपने ब्रांड की वजह से पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, परंतु वह कामगारों को जो है प्रति नग या प्रति पीस के हिसाब से पैसा बहुत ही कम देता है। तो इस प्रकार से यह जो है आय की असमानता हमें देखने को मिलती है। फिर हमने हमारी पुस्तक में मधु का उदाहरण भी देखा था, जो कि एक 15 वर्ष की बालिका थी। मधु जैसी लड़कियों की अपने कार्य के बारे में क्या सोच है, तो हमने कहा था मधु 8वीं में फेल हो जाती है और वह स्कूल छोड़ देती है। पिता की मृत्यु के पश्चात मधु और उसकी माँ बीड़ियों को रोल करती है। मधु को यह कार्य इसलिए पसंद है क्योंकि वह इसमें उसका मनोरंजन देखती है, क्योंकि इससे उसको माँ और अन्य औरतों के पास बैठने और उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है। घर के कामकाज के अलावा वह दिन भर एक ही मुद्रा में बैठती है और वहाँ पर बैठकर वह यही काम करती है जिसमें कि हम कह रहे हैं वह बीड़ियों को रोल करती है। इस कारण उसकी पीठ में दर्द भी होता है। अब वह पुनः स्कूल जाने की इच्छुक है। तो हम क्या कहेंगे कि बीड़ी बनाने वालों में हमने मधु का उदाहरण देखा, जो कि एक 15 वर्ष की बालिका है जिसे स्कूल भी जाना है, लेकिन वह अपने परिवार की समस्या के कारण स्कूल नहीं जा पाती है और वह घर में रहकर वेतन उठाने के लिए इस प्रकार के कार्य करती है।
स है खदान में काम करने वाले मजदूरों का सामाजिक संगठन व कार्यवस्थाएं। तो खदान में हर जाति, धर्म, लिंग और आयु के लोग एक साथ कार्य करते हैं। इनकी कार्यवस्थाएं क्या हैं? खदानों में कार्य करने वाले मजदूरों की कार्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार जो हैं, बाढ़, आग, ऊपरी या सतह के हिस्से के धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। तो उन पर जो है अपने जीवन का खतरा हमेशा बना रहता है। गैसों के उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगारों को सांस से संबंधित बीमारियां लग जाती हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि उनको कौन सी बीमारियां मुख्यतः लगती है, तो क्षय रोग और सिलिकोसिस जो है उनको होने लग जाता है। जबकि हम खुली खदानों में कार्य करने वाले कामगारों की यदि बात करें तो वे पूरे दिन धूप में और कभी कभी जब पूरे दिन वर्षा होती है उसमें काम करते हैं, तो उन पर खान फटने जैसी समस्याओं का खतरा भी बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से खानों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको दो भागों में हमने देखा, एक भूमिगत खानों में काम करने वाले श्रमिक और एक खुली खदानों में काम करने वाले श्रमिक। दोनों की ही समस्याएं बहुत ही विकट हैं। अगला प्रश्न है, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो हम कहेंगे उदारीकरण का रोजगार के प्रतिमानों पर प्रभाव इस प्रकार है। पहला, सुरक्षित अर्थात सरकारी क्षेत्र में नौकरियों व रोजगारों में अब कमी आने लगी है और असुरक्षित रोजगार जो है अब बढ़ने लगा है। तो हम कहेंगे 1990 में भारत में उदारीकरण की नीति लागू की जाती है, जिससे कि निजी कंपनियां विशेष रूप से विदेशी फर्मों को उन क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो पहले सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थी, जैसे कि दूरसंचार, नागरिक उड्डयन और ऊर्जा। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी क्षेत्र में सुरक्षित रोजगार व नौकरियां कम हो रही हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां या MNC व प्राइवेट फर्मों की असुरक्षित नौकरियां अब बढ़ रही हैं। दूसरा, विदेशी वस्तुओं के आयात से नौकरियों व रोजगार में कमी आ रही है। उदारीकरण के कारण विदेशी उत्पाद जो है अब आसानी से भारतीय बाजारों में हमें देखने को मिलते हैं, जबकि पहले इस प्रकार का माल भारतीय कारखानों में ही बन रहा था। प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियां जो हैं दम तोड़ रही हैं, फलतः इन क्षेत्रों में लगे लोगों को अपनी नौकरियों व रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। भारतीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, जिससे कि रोजगार में कमी आ रही है। तो हम कहेंगे उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सी भारतीय कंपनियों को बहुउद्देशीय कंपनियों ने खरीद लिया है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं कोका कोला की और अन्य उदाहरण। तो आज कई परंपरागत भारतीय पेयों का इस कोका कोला ने स्थान ले लिया है। इससे इन परंपरागत भारतीय कंपनियों में रोजगार कम हो गया है। चौथा पॉइंट, स्वयं रोजगार को बढ़ावा। उदारीकरण की नीति के कारण उद्योगों को खोलने के लिए अब लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इससे स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। छोटे दुकानदारों व व्यापारियों का रोजगार समाप्त होना। तो हम कहेंगे विदेशी कंपनियों तथा बड़े व्यापारिक घरानों ने खुदरा क्षेत्र में पदार्पण किया है और इससे बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए हैं, जिनके कारण बहुत छोटे खुदरा व्यापारी, दुकानदार, हस्तशिल्प विक्रेता तथा हॉकर्स ने अपने रोजगार खो दिए हैं। छठा पॉइंट है बाह्य स्रोतों से कार्य करवाना तथा कर्मचारियों की संख्या में कटौती। तो हम कहेंगे अधिकांश कर्मचारियों ने उदारीकरण के प्रभाव स्वरूप अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी है और बाह्य स्रोतों से सस्ती दरों पर जो है कार्य करवा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित रोजगार बचा हुआ है। यहाँ तक कि छोटी संख्या के स्थायी सुरक्षित रोजगार भी अनुबंधित कर्मचारियों से चल रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं उदारीकरण के परिणाम स्वरूप क्या क्या प्रभाव भारत के उद्योगों में हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमने हमारे 5वें अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को आज समाप्त कर लिया है। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले भाग में। धन्यवाद।